हम लोग बात करने वाले हैं भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में कि भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था को अपनाया गया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि संघात्मक सरकार क्या होती है और एकात्मक सरकार क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है, इन दोनों से में से कौन सी व्यवस्था सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन से देश संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, कौन कौन से देश एकात्मक शासन को अपनाया, ये सारा चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। और हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से ये समझने का प्रयास किए थे कि किस प्रकार से यदि कहीं पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार से एक बहुत बढ़िया तरीक़ा से चलता है, और जहाँ पर यदि शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण नहीं किया जाता है, जैसे श्रीलंका में देखे थे, तो वहाँ पर किस प्रकार से शासन व्यवस्था चौपट हो गया था। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग आज अपने देश को लेकर के समझेंगे कि अपना देश भारत को लेकर के समझेंगे कि क्या भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने बेल्जियम को देखा था। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, और जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो लोग मेजोरिटी में थे, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो लोग माइनॉरिटी में थे। लेकिन सिर्फ और वहाँ पर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था उससे लोग असंतुष्ट थे, जिसकी वजह से दोनों ही भाषा के लोगों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गया था। तो लेकिन अगर हम लोग भारत को देखें तो भारत में इस तरह से विविधताएं तो बहुत सारा है। अगर भाषा के आधार पर देखा जाए तो हमारा हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर। तो भाषा के आधार पर तो बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर उत्पन्न होता है। संस्कृति के आधार पर देखा जाए तो संस्कृति भी यहाँ पर हम लोग का सब कोई अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म के आधार, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो इतनी सारी विविधताओं वाला देश है हमारा भारत। तो इस भारत देश में कौन सी व्यवस्था को अपनाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो ऐसी अवस्था में भारत ने संघीय शासित प्रदेश, संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों को देख करके इन्होंने भी अपनी जो शासन व्यवस्था को संघीय शासन यानी कि संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाना ज़्यादा उपयुक्त समझा। और कनाडा जो एक संघ शासित प्रदेश था, संघ शासित देश था, वही देश को, कनाडा को देख करके कनाडा का संघीय व्यवस्था को इन्होंने अपनाया। यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कौन से देश से लिया गया है। तो हमको याद रखना है कि कनाडा एक देश है जहाँ की संघीय व्यवस्था को भारत ने अपना। तो यह संघीय शासन व्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार की होती है। संघीय शासन व्यवस्था का हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पर सर्वोच्चता जो होता है संविधान लिखित होती है, और क्योंकि यह बहुत सारे समझौते से बनाया हुआ रहता है। फिर यहाँ की जो सत्ता होती है यानी कि सरकार की जो पावर होती है उसका विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब होता है उसका बंटवारा कर दिया जाता है विभिन्न समुदाय में, विभिन्न लोगों में। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार होती है वह जो होता है केंद्र सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, मतलब उसके कोई अधीन नहीं होती। ये सारी विशेषताएं हैं एक संघ शासित प्रदेश में। तो भारत की भी यही विशेषता होगी। तो हम लोग यही जानने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, यहाँ की शासन व्यवस्था को कैसे अपनाया गया। तो देखिए, तो यहाँ की जो जब शासन व्यवस्था को बनाया गया इन सारी विविधताओं को देखते हुए तो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाना ज़्यादा उपयुक्त समझा गया। और हमारा संविधान जो है, जितने भी सारी पॉलिटिकल पावर होती है यानी कि जितने भी सारे राजनीतिक शक्तियाँ थी उन शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया गया इस रूप में, एक केंद्र सरकार राज्य सरकार के रूप में। लेकिन इसके बाद में देखा गया कि नहीं, अगर लोकल गवर्नमेंट यानी कि समाज में जो लोग हैं उन लोगों को भी अगर राजनीति के साथ जोड़ दिया जाता है, उन लोगों का भी इस राजनीति में अगर उन लोग का भी हाथ रहेगा तो हमारा देश और ज़्यादा सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने लगेगा। ऐसा लगा तो 73वें संविधान संशोधन में जो है यह स्थानीय सरकार को भी हमारा संविधान में जोड़ा गया, और इस प्रकार से सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता की जो पावर है उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के हाथों में दे दिया गया। इस प्रकार से हमारा शासन व्यवस्था को में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। भारत को संघीय शासन प्रदेश बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने यह कह सकते हैं। तो हमारे संविधान का भारतीय संविधान अनुसूची में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। अगर इसकी विशेषता दिखा जाए कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि भारत ने संघीय शासन प्रदेश को अपनाया, तो हमारा ये भी प्रूव करता है कि भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची है उस 12 अनुसूची में पहला अनुसूची ही यह कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। कहने का मतलब भारत एक राज्य, और उसी राज्य को शासन व्यवस्था, उसी राज्य के शासन व्यवस्था को बढ़िया तरीक़ा से चलाने के लिए क्या किया गया, उसको छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में टुकड़ा किया गया। कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसे बिल्कुल बस उसको शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से बढ़िया तरीके से चलाने के लिए उसको अलग किया गया है। इन सारे राज्यों का समूह यानी कि संघ ही है हमारा भारत। ठीक है, अब क्या महत्वपूर्ण बात होती है हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था में। भारत की संघीय व्यवस्था का एक और मुख्य खास बात यह है कि जब हमारे भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान
ध्यान दिया गया यहाँ की शक्ति का, पावर का, कहीं इस शक्ति का पावर गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत बढ़िया तरीक़े से ध्यान में रखते हुए इसका विकेंद्रीकरण बहुत बढ़िया से तो किया गया ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में, बल्कि इन लोगों में कुछ कुछ भाग ऐसे बांट दिया गया, इन लोगों में सूचियाँ दी गई कि इस सूची में सिर्फ और सिर्फ आप कानून बना सकते हैं, इसमें कोई दूसरा और हस्तक्षेप नहीं किया गया, नहीं दूसरा कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से 7वीं अनुसूची में यह कहा गया, हमारे संविधान की 7वीं, यानी कि हमको पता है 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि जितने भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इनके बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है, शक्ति का बंटवारा किया गया है, और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, ना ये इसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा ना वो इसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। इस प्रकार से शक्तियों का जो विभाजन किया गया वो सूचियों के माध्यम से किया गया। सूची कहने का मतलब होगा एक लिस्ट बांटा गया कि ऐसे ऐसे कामों पर आप कानून बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कामों पर हम कानून बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कामों पर हम दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार के भारत के शासन व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए कोई भी आदमी नाराज ना हो, इसके लिए शक्ति का क्या विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब होता है एक केंद्र ने उसका अलग अलग केंद्र कर दिया गया। जैसे इसका एक केंद्र, यहाँ एक केंद्र कहने का मतलब यह है कि इसका मेन पॉइंट है ये, यहाँ भी एक केंद्र हुआ, यहाँ भी एक केंद्र हुआ, तो क्या एक इस केंद्र का क्या किया गया, इसका विकेंद्रीकरण। अब बहुत सारा केंद्र को बनाना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है, मतलब एक जगह पर ही मेन पावर एक जगह पर नहीं है बल्कि अलग अलग जगह पर है। इसी को ही मतलब इसका अपना महत्व है, इस केंद्र का अपना महत्व है, इस केंद्र का महत्व है, सिमट करके किसी एक जगह पर ही सारा महत्व नहीं है, उसी को ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार राज्य सरकार में किया गया और इन लोगों में जो है कानून बनाने का सूची बनाया गया। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार को कहा गया कि आप केंद्र सरकार को कहा गया कि आप संघ सूची, केंद्र सरकार के लिए एक सूची बनाया गया जिसको बोलते हैं संघ सूची, कि आप जो हैं संघ सूची में रखे बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, उन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है। यह जो केंद्र सरकार की जो सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, वह लगभग 97 से लेकर के 100 विषयों को वहाँ पर रखा गया है, जिसमें से हमारा प्रमुख रूप से सेना, रक्षा, विदेशी मामले हो गया, रेल, नागरिक हो गया, RBI हो गया या फिर संचार हो गया, इससे जुड़ी जितने भी सारे कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा केंद्र सरकार बनाएंगे। यहाँ पर राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार बोलने नहीं आएंगे कि केंद्र सरकार जी आप इस तरह से कानून को बना दीजिए ना, तो यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ पर केंद्र सरकार को जैसा अच्छा रहेगा तो वो भी समझ कर बूझ करके कानून बनाएंगे। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है, अधिकार है, वो केंद्र सरकार का। कौन सी सूची में, तो संघ सूची में। यहाँ पर कितना सब्जेक्ट रखे गए हैं, 97 से लेकर के आपका 100 तक हो सकता है, 97 आपको याद रखना है, 97 से लेकर के 100 तक यहाँ पर सब्जेक्ट रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा केंद्र सरकार को है। और फिर आता है हमारा राज्य सूची। यह राज्य सूची में कानून बना के फिर हमारा राज्य सरकार आता है। तो राज्य सरकार को यह दिया गया कि आपके लिए भी एक सूची बनाई गई है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है, और उन सूचियों में कम से कम 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 61 यानी कि 61 विषय रखे गए हैं। इन विषयों में प्रमुख रूप से यहाँ पर दे दिया है कि न्यायालय है, राज्य है, पुलिस है, जिला है, सिंचाई, कृषि, वन और सड़क। इस प्रकार से बहुत सारे यानी कि 61 विषय को रखा गया जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा राज्य सरकार को है। इसलिए राज्य सरकार जिस जिस क्षेत्र में कानून बना सकता है, जिस विषयों पर कानून बना सकता है, उन विषयों को सूची जो बनाएगी उसको राज्य सूची कहा जाता है। और इस पर विषयों की संख्या और इस पर टोटल 61 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार हो। हाँ, कभी कभी जो केंद्र सरकार होता है वो राज्य सूची के भी विषयों पर कानून बना सकता है आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो इस प्रकार कभी कभी हम लोगों को ऑब्जेक्ट में दे दिया जाता है कि सड़क दे देगा कि सड़क इनमें से कि सड़क पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो आप हमेशा उसको टिक कीजिएगा कि सड़क पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार का अपना जिस क्षेत्र में वो कानून बनाने का अधिकार उसको दिया गया है, उन सूची को, उन लिस्ट को कहा गया है राज्य सूची, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ राज्य सरकार को। कुछ कुछ विषय ऐसे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस पर केंद्र सरकार को भी नज़र रखना पड़ता है और राज्य सरकार को भी नज़र रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको दे दिए, होता है ना कोई चीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति को उस काम को नहीं बोल सकते भाई उस काम को कर देना ना, पूरी तरीके से आप डिपेंड थोड़ी होंगे कि वो मेरा काम कर देगा। हमको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय महत्व बहुत ज़्यादा महत्व विषयों पर जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही होता है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। समवर्ती सूची में रखे गए जो सब्जेक्ट होते हैं
उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारा केंद्र सरकार को भी है और हमारा राज्य सरकार को भी है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पहला आता है हमारा, देखिए जैसे शिक्षा, और इस समवर्ती सूची में विषयों की संख्या मेरा 52 रहती है, 52 रहती है। जैसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज को विकसित करने में, इसका विकास करने में। इसलिए शिक्षा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए शिक्षा से का जो ख्याल रखा जाएगा, शिक्षा से जुड़ी जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी हमारा इसमें कानून बना सकता है। दीवानी और फौजदारी मामले, छोटे मोटे झगड़े या फिर थोड़ा सा बड़ा झगड़ा, छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी जो होता है वो छोटा मोटा झगड़ा या फिर बड़ा झगड़ा। वन भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि वन के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। आपको वन के महत्व के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, बहुत सारा लिख सकते हैं। बताइए आपको वन कितना महत्वपूर्ण है। तभी तो कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। इसकी महत्वता को देखकर ही, इसके महत्व को देख कर के ही यह कहा गया है। तो इस प्रकार से वन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वनों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के भी है। तो महत्वपूर्ण विषयों पर जो होता है, यानी कि हिस्ट्री में रखे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? मेरा केंद्र सरकार को भी है और मेरा राज्य सरकार को है, राज्य सरकार को भी है। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि वन, इनमें से वनों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। और यही पूछ देगा कि वन इनमें से कौन से सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। और चौथा दे देगा आपको समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इनमें से क्या होगा? तो वन जो होता है वह समवर्ती सूची का भी विषय होता है और राज्य सूची का भी विषय होता है। तो इनमें से दोनों का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हमारा जो संविधान है वो हो अलग अलग विषयों को अलग अलग सरकार को सूची के अनुसार बांट दिया है कि आप इस प्रकार से कानून बना सकते हैं, कोई झोल झमेला होगा ही नहीं। और इस पर जो है आप अपने जो क्षेत्र हैं इस पर आप स्वतंत्र हैं, ना कि आपको केंद्र सरकार के दबाव में आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जब हमारे यह सब तो व्यवस्था किया गया, जब हमारा संविधान बनाया गया, लेकिन संविधान बनने के बाद भी तो बहुत सारे नया चीज़ खोजे जा सकते हैं। तो उन पर यदि कोई नया चीज़ आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा केंद्र सरकार, जैसे कि कंप्यूटर उसके बाद आया था, संविधान निर्माण के बाद सॉफ्टवेयर आ गया, इस प्रकार से इत्यादि बहुत सारा चीज़ होते हैं जो संविधान बनने के बाद आया। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार, जो बाकी जो भी बचे विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। इसको अवशिष्ट शक्ति बोला जाता है। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ हमारा केंद्र सरकार को। तो इस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था को बांटा गया है, इस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था को बनाया गया है। यह एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है।